विधि शास्त्र एवं विधि के सिद्धांत। प्रश्न दूसरा, पेज नंबर 5। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित की विवेचना कीजिए। प्रश्न, विधि शास्त्र विधि का नेत्र है। दूसरा, न्यायाधीश विधि की खोज करते हैं, निर्माण नहीं करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि शास्त्र का ढलता हुआ बिंदु। पहला, विधि शास्त्र विधि का नेत्र है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि विधि शास्त्र विधि का नेत्र है। विधि की व्याख्या करने वाले का कार्य वास्तव में बहुत ही कठिन है। उसको विधि की अनेक गंभीर समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करना पड़ता है। उसके इस कार्य में आने वाले समस्याएं कभी कभी तो इतनी पेचीदा होती हैं कि उसे सदैव ही नई समस्याओं को हल करना पड़ता है। उन समस्याओं को हल करने के लिए उसे विधि शास्त्र का सहारा लेना पड़ता है। विधि शास्त्र के विकास में रुचि रखने वाले विधि शास्त्रियों ने विधि शास्त्र की परिधि, क्षेत्राधिकार एवं उसकी सीमाएं निश्चित करने का प्रयास किया। पैटर्न ने कहा कि विधि शास्त्र अध्ययन का एक ढंग है, किसी देश विशेष के कानून का नहीं बल्कि विधि की धारणा का है। विधि शब्द का क्या अर्थ है? विधि शास्त्र इसकी खोज करता है। विधि की धारणा की छानबीन करने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विधि की उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों हुई, किसने की, इसका प्रयोजन क्या था, विधि से हमारा क्या अभिप्राय है। यदि ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर देना विधि शास्त्रियों का बौद्धिक दायित्व है। इन सभी प्रश्नों में से विधि के स्वरूप पर प्रकाश डालना विधि शास्त्र की सबसे पहली समस्या है। विधि का विकास कैसे हुआ, इसका प्रयोजन क्या है, क्या यह मानव निर्मित है अथवा इसका सृजन दैवी शक्तियाँ ने की हैं। विधि शास्त्र के आदेश का समूह अथवा इसका समाज में उसी प्रकार विकास हुआ है जैसे कि भाषा आदि का। ऐसे अनेक समस्याओं का उत्तर देने का प्रयत्न विधि शास्त्रियों ने किया है। सामाजिक जीवन में विभिन्न पक्षों के संचालन का मूल आधार विधियाँ होती हैं। विधि द्वारा ही राष्ट्रीय जीवन के कार्यों तथा प्रशासन का संचालन होता है। विधि के अनुसार जन्म लेने पर राज्य के अस्तित्व का निर्धारण होता है। इसी प्रकार व्यक्ति के जीवन की विधि प्रक्रियाएं भी विधि द्वारा ही निर्धारित होती हैं। विवाह, जन्म, मृत्यु, उत्तराधिकार, आचरण एवं सामाजिक संबंध विधि की ही व्यवस्थाओं द्वारा संचालित होते हैं। इस प्रकार व्यक्ति आजन्म विधि से ही नियंत्रित होता है। विधि का पालन सुचारू रूप से हो सके, इसके लिए आवश्यक है कि विधि का ज्ञान प्रत्येक व्यक्तियों को हो, परंतु यह संभव नहीं है क्योंकि दिन प्रतिदिन नई विधियाँ बनती रहती हैं और पुरानी विधियाँ आवश्यकता अनुसार सुधार होते रहते हैं। अतः इन नए परिवर्तनों का भी ज्ञान रखना उसके लिए आवश्यक होगा। इस प्रकार व्यक्ति के लिए यह दुस्साध्य ही नहीं वरन असंभव होगा कि वह सभी विधियों का पूर्ण ज्ञान रखे, परंतु इस कठिनाई को विधि शास्त्र ने हल कर दिया है। विधि शास्त्र सभी विधियों के मूलभूत सिद्धांतों की विवेचना करता है। विधि शास्त्र द्वारा वाणिज्य सिद्धांत ही विधियों के आधार पर होते हैं और उन्हीं आधारों पर अन्य विधियों का निर्माण तथा उनमें संशोधन भी किया जाता है। इस प्रकार विधि शास्त्र का अध्ययन मानव समाज के लिए बहुत ही आवश्यक है। अतः विधि शास्त्र को विधि का
नेत्र कहा जा सकता है। न्यायाधीश विधि की खोज करते हैं, निर्माण नहीं। न्यायाधीश अपने निर्णयों द्वारा विधि निर्माण करते हैं या नहीं, इस विषय पर विधि शास्त्रियों में बड़ा ही मतभेद है। कुछ वैधानिक व्यवस्थाओं में न्यायाधीशों का निर्णय अभियोग्य से संबंधित केवल दो पक्षों पर ही लागू नहीं होता, बल्कि अन्य अधीनस्थ न्यायालयों एवं उसी न्यायालयों में आने वाले तदनुकूल भावी अभियोगों पर भी लागू होता है। किंतु कुछ अन्य देशों में एक न्यायालय के निर्णय दूसरे न्यायालय पर बंधनकारी प्रभाव नहीं रखते, परंतु इतने पर भी यह देखा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के निर्धारण को उसी स्वभाव के अन्य अभियोगों में अपने आप ही मान लगते हैं। इसलिए इस संबंध में हम विधि शास्त्रियों के विचारों को निम्न दो सिद्धांतों के रूप में विभाजित करते हैं। घोषणात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार न्यायाधीश विधि के खोजकर्ता के अलावा अन्य कुछ नहीं। न्यायाधीश किसी अन्य विशेष विषय पर विधि की खोज करते हैं और इस घोषणा करते हैं। इस सिद्धांतों को सर्वप्रथम हेल ने प्रतिपादित किया और बाद में बहुत से लेखकों विधि शास्त्रियों ने इस सिद्धांत का समर्थन किया। न्यायाधीश केवल व्यक्तिगत अभियोग पर लागू होने वाली विधियों एवं सिद्धांतों की खोज करते हैं। मैथ्यू के अनुसार न्यायालयों के विनिश्चय नियमितता का निर्माण नहीं करते, क्योंकि वह केवल राजा एवं पार्लियामेंट्री ही कर सकते हैं। फिर भी राज्य की विधियां क्या हैं, इसकी व्याख्या करने, घोषित करने और प्रकाशित करने में उनकी भारी गोचरता प्रामाणिकता होती है। और यद्यपि इस कारण के विनिश्चय विधि के घर के होते हैं, किंतु वे प्राइवेट व्यक्ति चाहे जो कोई भी हो की राय की उपेक्षा विधि के अधिक महत्व साक्ष्य होते हैं। ब्लैकस्टोन के मतानुसार कॉमन लॉ सामान्य रूढ़ियों से बनी है, किंतु रूढ़ियाँ क्या हैं यह न्यायालयों के निर्णयों से जाना जा सकता है। ये न्यायिक विनिश्चय प्रधान एवं सर्वाधिक प्रामाणिक साक्ष्य है जो रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में दिया जा सकता है, जो कॉमन लॉ का भाग होगी। ब्लैकस्टोन ने आगे कहा कि पूर्व निर्णयों का उस स्थिति में अनुसरण किया जाना चाहिए जहां उसी प्रश्न पर पुनः विवाद होता है। पूर्ण निर्णय सिद्धांत निरंतर रूप से आमबद्ध नहीं है, उसकी उस स्थिति में उपेक्षा की जा सकती है जबकि वे अनुचित एवं बेतुके हो। डॉक्टर कॉटर ने कहा कि न्यायाधीश विधि के खोजकर्ता थे, उसके निर्माता नहीं। उन्हें आगे कहा कि यदि न्यायाधीश ने जो कुछ किया वह ऐसी विधियों की घोषणा करना था जो पहले अस्तित्व में नहीं थी, तो विधि के अस्तित्व से पहले होने वाले किसी समव्यवहार में विधि के उल्लंघन के लिए एक पक्ष को उसके द्वारा दायित्व के अधीन बताया जाना एक असमर्थनीय अन्याय होगा। यदि उस विषय पर पहले से ही कोई विधि अस्तित्व में थी तो यह नहीं कहा जा सकता कि न्यायाधीश ने विधि का निर्माण किया है। इस तरह से डॉक्टर कॉटन के अनुसार निश्चय विद्यमान विधि को केवल घोषित करते हैं। डॉक्टर एलन के मतानुसार यदि कोई व्यक्ति किसी पेड़ से लड़की के लट्ठे काट कर गिराता है तो वह लकड़ी का निर्माण नहीं करता, बल्कि पहले से ही विद्यमान लकड़ी को पेड़ से काट
कर लट्ठे के रूप में परिवर्तित करता है। ठीक इसी तरह न्यायालय केवल विधियों के रूप में स्वरूप को प्रकट करते हैं, वे नई विधियों का निर्माण नहीं करते। यह मत है कि न्यायाधीश केवल विधि की घोषणा करते हैं और उनका निर्माण नहीं करते। इतने सारे विधि शास्त्रियों द्वारा समर्थित है, किंतु इसके कुछ आलोचनाक भी हैं। इसकी आलोचना बेथम एवं ऑस्टिन दोनों ने की है। बेथम ने इस सिद्धांत के बारे में कहा है कि जानबूझकर कहा गया झूठ है, जिसका उद्देश्य उन हाथों द्वारा और उनके लिए विधायी शक्तियों की चोरी करना है, जो खुले रूप से इसका दावा नहीं कर सकते या करने ही हिम्मत नहीं करते। ऑस्टिन ने इस सिद्धांत के विषय में कहा गया है कि यह हमारे न्यायाधीशों द्वारा प्रयुक्त वाकोचित कल्पिताएं है कि कॉमन लॉ उनके द्वारा निर्मित नहीं की जाती, अपितु कोई रहस्यात्मक वस्तु है जो किसी के द्वारा बनाई नहीं जाती। कल्पना करता हूँ कि आनंदित काल से विद्यमान है और समय समय पर न्यायाधीशों द्वारा केवल घोषित की जाती है। ऋणात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत न्यायिक पूर्वोक्तियों नई विधियों का महत्व रखती हैं। प्रोफेसर डायनेसी का कहना है कि इंग्लैंड की विधियों का सर्वोच्चतम भाग न्यायाधीशों द्वारा किए गए निर्णयों में बनाई गई विधियों का है, अर्थात न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों में प्रतिपादित निर्णयों से संकलित किया गया है। प्रोफेसर ग्रे का भी यही मत है कि न्यायाधीश ही केवल विधियों के निर्माता होते हैं। उपयुक्त विधियों के उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि न तो विशुद्ध रूप से घोषणात्मक सिद्धांत और न तो पूर्णतः सिद्धांत सिद्ध ही न्यायाधीश विधियों के निर्माता हैं। वास्तविक तथ्य को प्रकट करने में असमर्थ है। न्यायाधीश वास्तव में विधि शास्त्रों के अभावों को पूरा करते हैं। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय विधि शास्त्र का ढला हुआ संकेत। ऑस्टिन महोदय का कहना है कि एक राष्ट्र है एवं दूसरे राष्ट्र के बीच जो प्रतिबंध है वह सुस्पष्ट विधि की सीमा में नहीं आते हैं, क्योंकि सुस्पष्ट विधि के लिए यह आवश्यक है कि वह एक निश्चित संप्रभुत्व द्वारा निर्मित की गई हो। राज्य के किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के लिए ही और वे व्यक्तियों उस सत्ता के अधीनस्थ हो। भिन्न राष्ट्रों में जो कानून बनाए जाते हैं वे केवल एक दूसरे की राय पर निर्भर करते हैं और उनके फलस्वरूप जिन कर्तव्यों का निर्वाह करना पड़ता है उनकी पृष्ठभूमियों में नैतिकता का बंधन है। उन्हें पालन करने के लिए बाध्य करने वाली कोई शक्तियाँ नहीं होती। अगर दो राष्ट्रों के मध्य कोई विवाद उठता है तो दोनों के मध्य कोई सार्वभौमिक सत्ता नहीं है जो इन दोनों को विधि का पालन करने के लिए बाध्य कर सके। ऑस्टिन का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि साधारण विधि से भिन्न है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विधि में किसी राज्य की संप्रभुत्व शक्ति नहीं होती है। साधारण विधि का नैतिक प्रबंध व्यक्तियों पर होता है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय विधि का नैतिक प्रतिबंध राष्ट्रों पर होता है। उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय विधियों का जहाँ प्रारंभ होता है विधि शास्त्र की सीमा वहीं ढलती है। अंतर्राष्ट्रीय विधि शास्त्र का धूमिल होता हुआ बिंदु है। इसका कारण वह यह कहते हैं कि विधि को बनाने वाली कोई
शक्तियाँ होती हैं जो विधि के संपर्क में दो व्यक्तियों के विवादों का निपटारा करती हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रसंग में यदि कोई विवाद उठता है तो दोनों राष्ट्रों की राय के अतिरिक्त कोई दूसरा निर्णय नहीं होता। इसमें संदेह नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि राज्य द्वारा निर्मित कोई कानूनों की उपेक्षा कम आदेशात्मक एवं कम स्पष्ट होता है, परंतु जहाँ पर वह इस भावना के साथ लागू की जाती है वह कल्याणात्मक है, और जहाँ तक इसके पीछे उस भावना का संबंध है कि कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव ऐसे हैं कि व्यक्तियों को अपनी इच्छाओं को उस समाज में परिवर्तित करना पड़ता है जिसका कि वह सदस्य है, वह तक अंतर्राष्ट्रीय विधि को भी हम कानून की संज्ञा देंगे। विधि के पीछे बल, अनियमितता या बाध्यात्मक की भी भावना नहीं रहती है। जितना महत्व इसकी निर्धारण शक्तियों का है, उतनी ही न्याय तथा औचित्य की भावना भी कम करती है। सामान्य विधि की तरह ही कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय विधि का भी अतिक्रमण हो जाता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि ऐसे दशा में विधि का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। इस प्रकार ऑस्टिन का यह मत है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के उल्लंघन करने वाले को दंडित नहीं किया जा सकता, तो अंतर्राष्ट्रीय विधि को भी नहीं माना जा सकता।